क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। क्या बोले? देखिए ज्ञान गिरा। जानते हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। कौन सी का हो? मैथ का। हाँ। हाँ अमरकांत सिंह, हाँ। हाँ दोबारा शपथ लेना पड़ता है, हाँ। हाँ। आपका आंसर होगा यस। देखिए, आपको जो है, हो सकता है पॉलिटी पढ़ाए होंगे, हम बताए होंगे कि 2018-19 में पढ़ाए थे। मतलब उस बैच में पढ़ाए थे। वो बात हर बैच में पढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ाते हैं तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार देता है कि अगर आप वयस्क हैं तो अपने मनपसंद लड़की या लड़का से विवाह कर सकते हैं। हल्ला मत कीजिए। तो आपको, एक वो लड़का था, अपना ही विद्यार्थी था, भाग गया लेकर के। मतलब आज पढ़ा, 1 से 2 दिन में लेके भाग गया। समझे? तो उसी का बड़ा भाई है, उसी का बड़ा भाई था। वो कोचिंग में कुछ दिन रहा भी था, पढ़ा भी था, काम सब भी किया था। तो उसी के बहू भोज में जो है रात में गए हुए थे। तो मतलब उसका जो है बड़ा भाई बोल रहा था कि सर हम तो भोज खिला दिए, ई कहाँ खिलाया। समझे? तू तो अपना लव मैरिज किया, तो लव मैरिज में क्या मतलब, लेके भागा था। समझे? तो देखिए, किताब का जहाँ तक सवाल है और रूल रेगुलेशन का जहाँ तक सवाल है, वो सिर्फ एग्जाम में भर अप्लाई करना है, अपने जीवन पर नहीं। समझे? आप लोग अपने जीवन पर अप्लाई कर लेते हैं, मतलब वो एकदम सही नहीं है। एक तो जहां तक हमारी बात है, हम अरेंज मैरिज के समर्थक हैं। लेकिन अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल जाए तो और बढ़िया है। समझ गए? लेकिन हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी बिना गार्जियन के सहमति के मेरे ख्याल से शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है? बिना गार्जियन के सहमति के। गार्जियन का सहमति जरूरी है। लव को ही अरेंज में बदल दीजिए, गार्जियन को समझा लीजिए, बात खत्म। ठीक है? गार्जियन समझ जाएंगे, कब समझेंगे पता है? जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। बिना सक्सेस हुए गार्जियन कुछ नहीं समझेंगे। तो ये बात कहना चाह रहे थे कि पॉलिटी में जो आप पढ़ते हैं, अब जैसे मान लिया जाए कि पॉलिटी में बहुत जागरूकता वाली बात है, पढ़ते हैं। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, हम ही पे अप्लाई कर देता है, मतलब कोचिंगे पे अप्लाई कर देता है। तो वो सब कहने के लिए है, अप्लाई करने के लिए नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक बात बता रहे हैं। आ, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज में, होमवर्क सीरीज में जो है एक लड़का 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब किया। ठीक है? तो उस पर जो है थोड़ा सा आलोक सर एक्शन लिए। आलोक सर होमवर्क सीरीज में पढ़ाते हैं, केस कर दिया वो।
आलोक सर पर भी केस कर दिया, हम पे भी केस कर दिया, जबकि हम बताइए थे भी नहीं। ठीक है। और क्या केस में लिखा था पता है? केस में लिखा बहुत कुछ था, लेकिन एक लाइन बहुत हर्ट किया कि हमारा पैसा छीन लिया। बताइए, मतलब हमारा हमको मारा, मेरा चेन छीन लिया, मतलब हाँ, चोरी का, एक प्रकार से चोरी का आरोप। समझे, एक प्रकार से चोरी का आरोप। तो सब चीज ठीक था, लेकिन वो चोरी का आरोप बताइए कितना मतलब गंदा आरोप था। समझे। तो आपको मतलब देखिए, आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जबकि वो लड़का जो है फाउंडेशन हमसे बिट्टू झा सर से पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद अपना रिवीजन के लिए होमवर्क सीरीज कर रहा था, तो फिर अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम पे भी केस कर दिया और आलोक सर पर भी कर दिया। और वो जब केस लिखवाने गया था, तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, केस तो थाना नहीं ले रहा था, लेकिन एक टीचर का फोन गया थाना अध्यक्ष के पास। एक दूसरे टीचर का फोन गया थाना अध्यक्ष के पास, तब जो है जाकर के केस लिखा। समझ गए। ऐसे थाना में मेरा विद्यार्थी तो रहबे करता है, लेकिन बहुत प्रेशर बनाया गया ऊपरी स्तर से, तब जाकर के केस लिखा। तो विद्यार्थी जो है आज की डेट में मतलब अपने जीवन पर भी कुछ चीज अप्लाई कर देता है और कोचिंगों पर अप्लाई कर देता है। बताइए। समझे। तो हर कुछ अप्लाई करने के लिए नहीं होता है। समझे। तो ठीक है, जागरूक बनिए। अब जागरूक बने हैं तो इसका क्या मतलब माए बाप को गरियाना शुरू कर देंगे। है, जिस मास्टर से सीखे उसी पे केस कर देंगे। ठीक है। वो लड़का का जो है इतिहास खंगाला गया, तो पता चला वो 10th में भी ऐसा काम किया है, 11th 12th में भी ऐसा काम किया है। 10वां में जब पढ़ा तो 10वां के मास्टर पर केस किया, 11th 12th में जब पढ़ रहा था तो 12th के मास्टर पर केस किया, और फिर अभी जो है जनरल कंपटीशन में केस किया। समझे। तो मतलब उसका प्रवृत्ति ही वैसा था। तो अपने नेचर को, नेचर सिग्नेचर नहीं ना बदलता है, और उस सबका क्या लगता है कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। अगर उसको लगता है, अभी जानते हैं, अभी मतलब वो क्या डिमांड कर रहा है पता है? वो डिमांड कर रहा है कि हमको 3 लाख रुपया दिलवाइए, तब हम केस मैनेज करेंगे। बताइए, 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया। समझे। उसको हम 3 लाख देंगे, समझे, तब वो केस मैनेज। अरे नहीं करो ना यार। ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट, बड़ी दुख हुआ, जानते हैं, इस बात को जान करके बहुत दुख हुआ। हम प्लानिंग किए हुए थे कि जो अच्छी था 14 नवंबर, हम आपको बोले भी थे, बस मतलब कुछ नहीं किए। एगो बैच में जो है लड़का बहुत, हाँ, लड़का बहुत हल्ला करने लगा, बहुत मैक्सिमम, पढ़ाने ही नहीं दे रहा था। तब फिर जो है सीनियर बच्चा सब था, दरोगा टारगेट बैच था, तो सब में सिर्फ किटकेट बंटवा दिए। बस वही घटना की वजह से जो है मतलब इतना दिल दुखा कि ठीक है, आपको मारा तो ठीक है, आप मारने का आरोप लगाते, ठीक है, लेकिन आप चोरी का आरोप कैसे लगा रहे हैं? बताइए। वो लड़का हमसे पढ़ा है, साल 1.5 साल पढ़ा है, फाउंडेशन बैच में पढ़ा है। ठीक है। और फिर मतलब मेरा ही नाम दे दिया पहले, जबकि मतलब हमको उससे कोई लेना देना भी नहीं था। उस बैच में हम जाते भी नहीं है, बीच में एक आध रोज हम गए थे। समझे। तो आजकल का विद्यार्थी जो है यो सब अप्लाई करता है, तो मन थोड़ा टूट जाता है। ऐसा थोड़े है कि देखिए कहने के लिए कुछ भी कह दे, हम भी एक मानव हैं। मानव होने के नाते, जैसे आप कभी कभी हर्ट होते हैं कुछ कुछ चीजों से, हम भी हर्ट होते हैं कुछ चीजों से। समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बहुत ऊपर उठ गए हैं कि हम हर्टे नहीं होते हैं, हर्ट होते हैं कुछ चीजों से। अब बताइए, चोरी का आरोप मतलब कितना गलत आरोप है, बताइए। एक बार सोच करके देखिए। बताइए। हम अभी हाल फिलहाल की हम बात कर रहे हैं, 4 गो लड़की के शादी में, अभी शादी विवाह शुरू हुआ है। कल भी, कल की बात हम कर रहे हैं, कल एक लड़की, एक स्टूडेंट है, उसकी बहन थी, कल एक लड़की के शादी में हम हेल्प किए हैं। ठीक है। कितना किए हैं वो छोड़ दीजिए, फिर उससे कुछ दिन पहले, मतलब अभी तक इस सीजन में हम 4 गो लड़की के शादी में हेल्प कर दिए हैं। समझ गए। लेकिन एको को वीडियो देखे हैं आप लोग? नहीं देखे होंगे। समझ गए। मतलब जो इंसान, मतलब बताइए कि हम 50,000 1 लाख रुपया किसी के बेटी के शादी में हेल्प कर देते हैं,
और उस पर बताइए 500,000 के चोरी का आरोप लगा है, तो एक बार सोच करके देखिए कि कितना मतलब हर्ट हुए होंगे, समझे। वो केस जब आया ना मेरे पास, तो हम देखे, तो मेरा तो क्या बताएं हम आपको, हम मतलब ऐसा इतना ज्यादा हर्ट हुए कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, समझे, शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। तो सब चीज को अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, टीचर है, अगर आपको मार ही दिया, क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, ठीक है। हम तो विद्यार्थी को मारे, हम हाथ तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, ऐसा ऐसा विद्यार्थी है जिसको मारे हाथ तोड़ दिए, वो दरोगा बन गया है अभी, पलट करके कुछ नहीं बोला है। अब तो हम मारना पीटना कम कर दिए हैं, ठीक है। पहले हम बहुत मारते थे, बहुत मारते थे पहले। अब इसी सब वजह से मतलब ये जो जनरेशन है ना, जेन जेड, ये मतलब ठीक ना है, समझे। बहुत, जैसे हम मान लिया जाए कि हम कुछ किए किसी विद्यार्थी को, तो अब जो टीचर हमारे विपक्ष में है, सीधा विद्यार्थी उसी के पास चल जाएगा, समझे, तो ये वो सब करता है। तो ऐसा थोड़े है कि हमको पता नहीं चलता है, पता तो चलिए जाता है सब चीज, हम भी तो मार्केटे में ना है जी। तो सब चीज अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे अब देखिए, वही लड़का कल राते में उसको जो है अपना बड़ा भाई उल्हन दे दिया, उल्हन दे दिया, उल्हन समझते हैं, समझ रहे हैं ना, क्या, ताना देना, हाँ ताना देना। सामने ये मैं स्टेज पे कह दिया कि सर हम तो अपने शादी का भोज खिला दिए, मिट्ठू को पूछिए, मतलब जो भी नाम था, नाम छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इसको पूछिए सर ये भोज खिलाया, ये मेरे में ही निमह गया। जबकि दोनों भाई जॉब में है, एगो को रेलवे में हुआ है। उस टाइम में शुरू में हम रेलवे का भी स्टैटिक जीके सब चीज पढ़ाते थे, 2018-19 की बात हम कर रहे हैं। जो लेकर के भागा था उसका रेलवे में हुआ, और जो कोचिंग में रहा था उसका जो है बीपीएससी टीचर में हुआ, ठीक है ना। और जिस लड़की से शादी हुआ है वो भी बीपीएससी टीचर में ही, ठीक है ना। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉबे में है, बढ़िया है, समझे। चलिए आइए पढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, इस चैप्टर में जानते हैं, दो तीन छोटा छोटा चीज जानना है, और दो तीन छोटा छोटा चीज जानने के बाद जो है संसदीय समिति को जानना है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो अब संसदीय समिति बाकी है, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो अब संसदीय समिति बाकी है, संसदीय समिति, संसदीय समिति बाकी है। तो संसदीय समिति के बारे में पढ़ेंगे, परंतु संसदीय समिति के बारे में पढ़ेंगे, परंतु परंतु अगर देखा जाए तो परंतु दो तीन चार जो छोटा छोटा चीज है, उस छोटे छोटे चीज को देखते हैं। जैसे संसद में गणपूर्ति, विपक्ष का नेता, संसद में भाषा, फिर बजट, ये सब तीन चार छोटा छोटा चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं, और फिर संसदीय समिति को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग मारिएगा, सदन में गणपूर्ति, सदन में गणपूर्ति। सदन में गणपूर्ति, सदन में गणपूर्ति, सदन में गणपूर्ति, अंग्रेजी होता है इसका कोरम, सदन में गणपूर्ति अंग्रेजी होता है इसका कोरम। आइए समझिए, सदन में गणपूर्ति कोरम। देखिए बाबू, समझिएगा आप, सदन में गणपूर्ति कोरम। देखिए, सदन, सदन का मतलब हो गया, संसद का दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा।
एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है राज्यसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 543 और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 245। गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति को ही अंग्रेजी में हम लोग कोरम कहते हैं। और सदन में गणपूर्ति या कोरम को लेकर जानकारी देता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 हमें सदन में गणपूर्ति या कोरम को लेकर के जानकारी देता है। कोरम या गणपूर्ति क्या है? कोरम या गणपूर्ति सदन की वह न्यूनतम संख्या सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। सदन काम करना शुरू कर देता है। सदन काम करना शुरू कर देता है। काम करना शुरू कर देता है। शुरू कर देता है, उसे ही कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है, वही सदन का गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। अब मान लिया जाए कि लोकसभा में 543 गो सदस्य हैं, 10 गो सदस्य मौजूद हुआ लोकसभा में, तो क्या लोकसभा काम करेगा? नहीं करेगा। राज्यसभा में 245 गो सदस्य, 245 गो में से 5 गो सदस्य मौजूद हुआ, तो क्या राज्यसभा काम करेगा? नहीं करेगा काम, बल्कि काम स्थगित कर दिया जाएगा। बल्कि काम क्या कर दिया जाएगा? स्थगित। काम स्थगित कर दिया जाएगा, काम नहीं होगा। तो सदन का जो गणपूर्ति या कोरम होता है वह उसकी कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग होता है। आपको बाबू, आप इस बात को समझिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम होता है, मतलब उसका जो गणपूर्ति होता है, लोकसभा राज्यसभा का जो कोरम होता है या फिर उसका जो गणपूर्ति होता है, उसके गणपूर्ति की हम लोग बात करें या कोरम की बात करें, तो वह उसकी कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग होता है। 10% या 1/10 भाग होता है। दोनों एक ही बात है। 10% कहिए, 1/10 भाग कहिए, बात बराबर है, हाँ या ना? 1/10 बराबर 10% लिख सकते हैं। हाँ, आप मैथ पढ़िएगा तो आपको परसेंटेज में ये चीज बताया जाएगा। जैसे अब 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। फिर आपको 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 50%। बात समझ रहे हैं? और मैथ अगर इतना ही सिंपल सब चीज है महाराज, बताइए ना है। परसेंटेज में आपको बताया जाएगा, या फिर कुछ टीचर इस सब चीज को रेशियो में भी बताता है। ठीक है, रेशियो में भी बताता है कुछ टीचर। तो रेशियो और परसेंटेज दोनों में जो है ये चीज आपको बताया जाता है। और जो भी लोग मैथ नहीं पढ़े हैं, मैथ का बैच कब से आ रहा है जी? 28 नवंबर से आ रहा है। समय सुबह 10 से 12 होगा। सुबह में 10 से 12 है। ठीक है, जो भी बाबू, आप लोग देखिए, जनरल कंपटीशन का जहां तक सवाल है, आपको जनरल कंपटीशन में आप सबसे पहले टारगेट कीजिए कि आपको करना क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आप टारगेट बिहार एसआई ही करते हैं, सब इंस्पेक्टर ही करते हैं, उसमें भी मैथ पूछता है। प्रीलिम्स में 5 से 6 और मेंस में 20 से 25। मेरिट बनाने में मैथ रीजनिंग बहुत अहम रोल अदा करता है, समझ गए? या फिर अगर आप एसएससी को टारगेट करते हैं तो उसमें तो मैथ का अहम रोल है ही। या फिर आप रेलवे को टारगेट करते हैं तो उसमें भी मैथ का बहुत अहम रोल है। और ऐसे भी मैथ जानते हैं बाबू, मैथ मतलब हमको ऐसा लगता है, ऐसा हम फील किए, आप इसको मानिए या ना मानिए,
मैथ जो है ना दिमाग को तेज करता है। मतलब एक प्रकार से मैथ जब बनाते हैं तो दिमाग का एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज समझ रहे हैं? यानी एक्सरसाइज लेफ्ट राइट कुत्ते फानते जो है, कुत्ते फानते हैं, मतलब एक प्रकार से पूरा बॉडी आपका काम करना शुरू करता है। जैसे जीएस में क्या होता है, जीएस में बहुत चीज को आप रट भी सकते हैं, लेकिन मैथ में और साइंस में आप बिना समझे रट भी नहीं सकते। मैथ और साइंस का जहां तक सवाल है, और हम एक चीज रीड किए हैं पिछले, देखिए जब तक हम रीड नहीं करते तब तक हम कुछ बोलते नहीं। हम एक चीज रीड किए हैं, इधर जो संस्थान में डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका हम कुछ ओएमआर देख रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 ओएमआर हम देख रहे थे कि जो लड़का टॉप कर रहा था, जो लड़का एवरेज था, जो लड़का नीचे से टॉप था, तो सब में एक चीज कॉमन देखे कि सब लड़का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो टॉप भी कर रहा है, जो एवरेज भी है और जो नीचे से भी टॉप है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कर रहा है, लेकिन साइंस में स्कोर नहीं कर पा रहा है। साइंस में स्कोर नहीं कर पा रहा है। हम इस चीज को रीड किए और कुछ विद्यार्थी सबसे भी राय लिए और देखे, तो देखिए मुसल्लफपुर हाट का बच्चा जो मार खाता है वो साइंस में मार खाता है, इकोनॉमिक्स में मार खाता है, साइंस और इकोनॉमिक्स में मार खाता है मुसल्लफपुर हाट का बच्चा कंपटीशन में। और जिस बच्चा का साइंस और इकोनॉमिक्स ठीक होता है हम उसको देख रहे हैं, वो दरोगा आराम से निकाल ले रहा है, उसका मेरिट उरिट भी बन रहा है। और जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा एवरेज भी है, बिना मैथ रीजनिंग एवरेज के मेरिट नहीं बन सकता है बाबू। तो मैथ का बैच 28 नवंबर से आ रहा है। जो भी लोग नहीं किए हैं पढ़ लीजिएगा। अगर आपका टारगेट रेलवे है तब पर भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका टारगेट एसएससी है तो 100% आपको पढ़ना होगा, अगर आपका टारगेट बिहार एसआई भी है तब पर भी आपको पढ़ना है, तब पर भी आपको पढ़ना है, तब पर भी आपको पढ़ना है। और अगर मान लिया जाए कि आपका टारगेट बिहार पुलिस है तब नहीं हो पढ़िएगा ना, काम चल जाएगा, जो सही बात है। नहीं हो पढ़िएगा उसमें जो है मतलब 10वां स्तर का मैथ पूछता है और थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस भी होगा तो 5 गो 6 गो बना लीजिएगा, और उसमें 8-10 गो पूछता है, 10 गो पूछता है। तो बिहार पुलिस वाला अगर नहीं हो पढ़िएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में कट ऑफ भी कम जाता है, तो नहीं हो पढ़िएगा ना तैयो काम चल जाएगा, 5 गो 6 गो ऐसे भी आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर बिहार एसआई टारगेट है, रेलवे एसएससी टारगेट है, तो मैथ रीजनिंग आपको जरूर पढ़ना है। और बिहार पुलिस, अगर सिर्फ बिहार पुलिस टारगेट है, जीएस का धुरंधर बनिए। कहे कि बिहार पहला रिजल्ट जनरल कंपटीशन में मेरा बिहार पुलिस का ही रिजल्ट हुआ था, तो हम मैथ एकदम छुबो नहीं किए थे बिहार पुलिस की तैयारी के दौरान। ऐसे मैथ मेरा मतलब आईटी का एग्जाम दिए थे, आईटी की तैयारी किए थे, एआई ट्रिपल की तैयारी किए थे, तो ऑलरेडी मैथ मेरा अच्छा था, तो मैथ तो मेरा सब बन गया था। ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम में मैथ मेरा सब बन गया था, लेकिन हमको ऐसा लगा कि वो कॉमन सेंस वाला मैथ था कि अगर एवरेज लड़का भी है तो वो कॉमन सेंस के आधार पर मैथ बना सकता है। अगर किसी का टारगेट बिहार पुलिस है उसको मैथ पर ज्यादा जोर नहीं देना, उसको जीएस पर जोर देना, जीएस पर, कौन चीज पर, जीएस पर जोर देना। बात समझे बाबू? चलिए, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम होता है उसका 10% या 1/10 भाग, 10% या 1/10 भाग, 10% या 1/10 भाग। तो 543 का 10% या 1/10 भाग अगर आप निकालिएगा तो 54.3 आएगा। 54.3 का मतलब हो गया 55। तो लोकसभा के कुल सदस्यों में से, यानी 543 सदस्यों में से कम 55 गो सदस्य लोकसभा में मौजूद होगा, कम से कम 55 गो सदस्य लोकसभा में मौजूद होगा, तब जाकर के लोकसभा में काम की शुरुआत होगी। अगर 55 से कम सदस्य लोकसभा में मौजूद है तो फिर लोकसभा में काम नहीं होगा, तो फिर लोकसभा में काम नहीं होगा। बात समझ गए ना? उसी प्रकार राज्यसभा का कोरम अगर देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्य है 245, 245 का 1/10 भाग निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 24.5 यानी 25, 24.5 यानी 25। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर देखा जाए
तो राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कम 25 सदस्य होना चाहिए, तब जाकर के राज्यसभा में काम की शुरुआत होगी, नहीं तो राज्यसभा में काम की शुरुआत नहीं होगी। तो कोरम या गणपूर्ति लोकसभा या राज्यसभा का वह न्यूनतम संख्या होता है। कोरम या गणपूर्ति की अगर हम लोग बात करें तो कोरम या गणपूर्ति लोकसभा राज्यसभा का वह न्यूनतम संख्या होता है जिसके मौजूद होने से लोकसभा काम करना शुरू कर देता है, जिसके मौजूद होने से राज्यसभा काम करना शुरू कर देता है, वही कहलाता है कोरम या गणपूर्ति। बात समझ गए ना? लिखिए, लिखिएगा बाबू। लिखिएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से 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 लोकसभा या राज्यसभा में काम की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा में काम की शुरुआत मोबाइल बंद कर लीजिए, किसी का मोबाइल बज रहा है बाबू, जिनका भी मोबाइल बज रहा है मोबाइल बंद कर लीजिएगा। मोबाइल मेरा कभी बजता है, देखें, कभी नहीं बजता है। वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से लोकसभा या राज्यसभा में काम की शुरुआत हो जाती है उसे ही गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। उसे ही गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। उसे ही गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। फुल स्टॉप। उसी में संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें संसद के सदनों के गणपूर्ति को लेकर जानकारी हमें अनुच्छेद 100 देता है। अनुच्छेद 100 देता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के सदनों का कोरम संसद के सदनों का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का संसद के सदनों का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का संसद के सदनों का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10%, 1/10 भाग या 10% होता है। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा का कोरम 55 सदस्य लोकसभा का कोरम 55 सदस्य लोकसभा का कोरम 55 सदस्य
और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य, लोकसभा का कोरम 55 सदस्य और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य, लोकसभा का कोरम 55 सदस्य और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य, लोकसभा का कोरम 55 सदस्य और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य, लोकसभा का कोरम 55 सदस्य और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य होता है, होता है। होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब हेडिंग मारिएगा, सदन में विपक्ष का नेता, सदन में विपक्ष का नेता। सदन में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, सदन में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, सदन में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। चलिए समझिए बाबू, है रुकिए समझिए, जानते हैं बाबू, देखिए जैसे आपको सफल होना है, आपको सफल होना है, तो आपके सफल होने के लिए मूलतः दो काम है। एक काम है अच्छे से जीएस को शिक्षकों से समझ लेना, दूसरा काम है उसका बार बार सेल्फ स्टडी करना, उसको बार बार पढ़ना। ये दो काम अगर आप करेंगे, देखिए बहुत कहेगा यूट्यूब पे आ जाएगा, कहेगा सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी से सफलता मिल जाएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी खराब चीज है, नहीं, सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होगा, नो डाउट रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब तक आप जीएस को समझिएगा नहीं, या मैथ को समझिएगा नहीं, या रीजनिंग को समझिएगा नहीं, या इंग्लिश को समझिएगा नहीं, कैसे आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा? आप कितना चीज याद रख लीजिएगा? रट करके कितना चीज याद रख लीजिएगा बताइए? रट करके बहुत ज्यादा चीज आप याद नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा समझदारी से, थोड़ा समझ करके, थोड़ा समझ करके और थोड़ा अपनी समझदारी से जीएस के हर चीज को आप याद रख सकते हैं। जैसे हमको क्यों याद है? हम उस चीज को समझे हैं। रट्टा मारेंगे, आज रट्टा मारेंगे कल भूल जाएंगे, कल पर पढ़ा पाएंगे, परसों नहीं पढ़ा पाएंगे, परसों रट्टा मारेंगे तरसों पढ़ाएंगे, उसके अगले रोज रट्टा मारेंगे, उसके अगले रोज पढ़ाएंगे। लेकिन एक कंसेप्ट जीएस का बनाए, डेली पढ़ा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी नो डाउट करना ही करना है। विदाउट सेल्फ स्टडी रिजल्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है रिजल्ट, विदाउट सेल्फ स्टडी रिजल्ट नहीं हो सकता है। लेकिन समझ करके, समझदारी के साथ तब जाकर के चीजों को जानेंगे, तब तो अपने से पढ़ पाएंगे। जब जानेंगे ही नहीं तो अपने से कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके लिए, आपके सफल होने के लिए ये दो चीज जरूरी है, वैसे ही डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र के मूलतः दो स्तंभ, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष है, उतना ही जरूरी विपक्ष भी है। क्योंकि क्योंकि सत्ता पक्ष जब भी कोई निर्णय लेता है, अगर उसका निर्णय गलत होता है, विपक्ष विरोध नहीं करेगा, तो सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाएगा और तानाशाह रवैया अपनाते हुए जनता का शोषण करेगा।
तो विपक्ष वहां पर रोकता है सत्ता पक्ष। पंखा बंद कर दीजिए या कम कीजिए, पूरा कम कर दीजिए, तो में से बंद ही कर दीजिए, माथा दर्द पकड़ लिया। चलिए सुनिए क्या बोल रहे थे। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र के ये दो स्तंभ है। सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है बाबू। जरूरी है विपक्ष। आपको जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, जो कुल सीट का 50% से अधिक सीट जीता वो सत्ता पक्ष, जो कुल सीट का 10% या 1/10 भाग सीट जीता वो विपक्ष। जैसे अभी बिहार के चुनाव की ही हम बात करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार विधानसभा में 243 सीट, दो गठबंधन चुनाव लड़ा, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन या महागठबंधन। 243 का 50% प्लस 1, 243 का 50% प्लस 1 कीजिएगा तो 122 सीट आ जाएगा, 122 सीट आ जाएगा, 122 सीट। जिसको 122 सीट मिल गया वो सत्ता में, और जिसको कुल सीट का 1/10 भाग, 243 का 1/10 भाग निकालिएगा तो 24.3, 243 का 1/10 भाग निकालिएगा तो 24.3 यानी 25। कितना? 25। कितना सीट? 25 सीट। कितना सीट? 25 सीट। 25 सीट, 25 सीट, ठीक है ना? 25 सीट। तो आपको अगर देखा जाए तो कम से कम 25 सीट जिस पार्टी को मिलेगा वो विपक्ष में जाएगा। अभी एनडीए गठबंधन को 202 सीट मिला है, अप्रत्याशित जीत मिली है, प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। विपक्ष की जो करारी हार हुई है, विपक्ष शॉक्ड हो गया है। इतनी बड़ी हार कैसे हो सकती है? कुछ भी बोलने तक की स्थिति में विपक्ष न है, न राहुल गांधी है न तेजस्वी यादव है, दोनों में से कोई नहीं है। मतलब जो है आपको इतनी करारी हार मिली है, और सच में इतनी करारी हार मिली है कि बोलने की स्थिति में तो नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए, एक चीज बताइए, जैसे 1799 पोस्ट का वैकेंसी है ना, इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 50%। मतलब 1799 का 50% कितना हो गया? 900। मेरा लक्ष्य है यही, क्योंकि हम 25-50 हजार विद्यार्थी को पढ़ाए भी हैं। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले जो जेन्युइन ओरिजिनल, देखिए फॉर्म भरने के लिए 10-12 लाख विद्यार्थी भरा है। वो 10-12 लाख वो 100 रुपया के कारण भरा है। जो भैंसों चराता है ना, सही बोल रहे हैं हम आपको, जो भैंसों चराता है, ग्रेजुएट है, हल्का फल्का कभी तैयारी किया है, उम्र है बिहार दरोगा में, उम्र 37 बरस तक भरने का है, 40 बरस तक भरने का, 42 बरस तक भरने का है। जनरल कैटेगरी के लोग 37 बरस तक, ओबीसी 40 बरस, एससी एसटी 42 बरस तक, इतना उम्र है। जो पढ़ाई लिखाई छोड़ियो दिया है, 100 रुपया के चक्कर में भर दिया है। पढ़ने लिखने वाला मुश्किल से 1 लाख विद्यार्थी है, कंपटीशन 1 लाख विद्यार्थी में। उस 1 लाख विद्यार्थी में 25-50 हजार विद्यार्थी को तो हम ही पढ़ाएं, ठीक है, लगभग। तो मतलब विद्यार्थी तैयार है, हम आपको बोल रहे हैं कल एग्जाम लेगा तो अपने संस्थान से विद्यार्थी का रिजल्ट होगा, एकदम खूब शानदार रिजल्ट होगा। तैयार किए हैं उसको। मतलब 1799 पोस्ट के लिए तैयारी जो है 2 बैच में
1 मार्च 2024 से करवा रहे हैं, 1 मार्च 2024। और फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच 19 जुलाई 2024 से तैयारी करवा रहे हैं। मतलब 1 साल से ज्यादा से तैयारी करवा रहे हैं। उसके अलावा दो गो होमवर्क सीरीज खत्म हुआ है, फिर अभी एगो टारगेट बैच चल रहा है। तो अब मेरा लक्ष्य है, मान लिया जाए कि कम से कम 900 जो है विद्यार्थी ज्ञान बिंदु से सेलेक्ट होना चाहिए। अब मान लिया जाए वो 900 में 9 गो सेलेक्ट हुए, तो हम तो पागल न हो जाएंगे जी। हम बोलने की स्थिति में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वही चीज है, समझे? तो ऐसा होगा न, रिजल्ट तो सबसे ज्यादा होबे करेगा, इसमें तो कोई शक न। हम अभी अगर कान में तेल लेके सो भी जाएंगे ना, तैयो 400-500 रिजल्ट होगा। लेकिन यही है कि अंतिम का ये 2 माह अगर कंधा उसके कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे तो 900 के लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं हॉस्टल में सुपर 30 है, सुपर 30 में 30 में से 30 गो का रिजल्ट होगा। हम आपको बोल रहे हैं उसको तैयार किए हैं पिछले 1 साल से महाराज, उस आधार पे हम आपको बोल रहे हैं। सबका रिजल्ट होता है, हर वनडे एग्जाम में सबका रिजल्ट हो रहा है। बीपीएससी में देखिए ना, इस बार प्रीलिम्स में टॉपर अपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बच्चा है और बिहार एसआई फर्स्ट बैच का बच्चा है। बिहार एसआई फर्स्ट बैच का बच्चा है सोनू कुमार, 113.33 मार्क लाया, जबकि कटअप 88 गया है, समझे? तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि मतलब हम उस सबको तैयार करके रखे हुए हैं। मतलब 900 जो फाइनल सिलेक्शन देगा वो सब मेरा तैयार है, 2 महीना पहले ये सब तैयार करके रखे हुए हैं, समझे? अब उसमें बहुत कोई क्या करेगा, हड़बड़ा जाएगा अंतिम में, कोई मार्कशीट गलती करके आ जाएगा, फिजिकल नहीं निकाल पाएगा, तो उसमें उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई मार्कशीट भरने में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे ना? तो अब वो चीज अलग है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि विपक्ष विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीट का 1/10 भाग या 10% सीट चाहिए, 1/10 भाग या 10% सीट चाहिए। लोकसभा में 543 सीट है, लोकसभा में 543 सीट है। 543 का 1/10 भाग अगर आप निकालिएगा तो 54.3 आएगा। 543 का 1/10 भाग अगर आप निकालिएगा तो 54.3 आएगा, यानी 55 आएगा। तो लोकसभा के चुनाव में वैसी राजनीतिक पार्टी जो कम से कम 55 या उससे अधिक सीट जीतती है, उसी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उसी पार्टी के नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 543 सीट में से 99 सीट जीती। कांग्रेस 543 सीट में से 99 सीट जीती। और जब कांग्रेस 543 सीट में से 99 सीट जीती तो कांग्रेस 99 जो कि 55 से ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी को जो है विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया गया है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और वही लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता बने हैं श्री राम सुभग सिंह। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, वर्तमान में तो राहुल गांधी है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के जो प्रथम नेता बने हैं श्री राम सुभग सिंह बने हैं, श्री राम सुभग सिंह बने हैं। जैसे अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 243 का 1/10 भाग यानी 24.3 यानी 25 सीट चाहिए और 25 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। 25 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। तो अभी चुनाव परिणाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार में जो विपक्षी दल बना है वो राष्ट्रीय जनता दल बना है और राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायकों ने अपने नेता तेजस्वी यादव को चुना है। तो वही विपक्ष का नेता भी बनेगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी जो है आपको वही बनेगा। समझ गए ना बाबू? चलिए ठीक है, लिखिए। लोग कहता है कि अब
राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, लेकिन अभी भी राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसका तीन चार, अरे उपेंद्र कुशवाहा का है, और भी एग्जांपल सुनिए ना। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा एगो एग्जांपल थोड़े है महाराज, है राजद भी है, लालू परिवार भी है। का है एक बात बताइए, राजद में 25 को विधायक जीता है, तो 25 में से विपक्ष सब लोग नेता तेजस्वी जी को ही चुना, क्या 25 में से और दूसरे किसी को नहीं चुना जा सकता? बिल्कुल चुना जा सकता था। तो वहां पर भी तो यही सिद्धांत लागू हो रहा है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। फिर आप मांझी को देख लीजिए, मांझी को अपने बेटा को मंत्री बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, वो भी अपने बेटा को मंत्री बनाया है। तो हर पार्टी में है बाबू, ठीक है ना, हर पार्टी में है। अब दो तीन एग्जांपल हम दे दिए, अब कितना एग्जांपल दे दे, बीजेपी में भी है, जदयू में भी, हर पार्टी में है, समझे ना। तो खैर ठीक है, राजा का बेटा ही राजा अभी भी बनता है। और बात यह है, इसमें जनता का भी दिक्कत है, जनता भी दूसरे को नेता ने मानता है, लेकिन नेता के बेटा को नेता मान लेता है। जनता का भी दिक्कत है इसमें, ऐसा नहीं है कि जनता का दिक्कत ना है, जनता का भी दिक्कत है, ठीक है। क्या उसको तो अपनों ने पता था कि हम मंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, लिखिए अब। तो यहां से आप क्या सीख रहे हैं, यहां से कुछ सीख रहे हैं? यहां से आप ये सीखिए कि, सुनिए एक मिनट, यहां से आप ये सीखिए कि देखिए, आपके पिताजी किसान होंगे या जॉब करते होंगे, तो आप कुछ ऐसा कीजिए। अब आपके पिताजी का प्रतिफल तो आपको नहीं मिला, अगर प्रतिफल मिलता तो ये सिपाही दरोगा की आप तैयारी ये नहीं करते। तो इसलिए आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका प्रतिफल आपके बेटा को मिले। मतलब एक पीढ़ी को, आप इस बात को जान लीजिए बाबू, एक पीढ़ी को जी तोड़ मेहनत करना होगा। तो क्यों ना आप ही वो बन जाइए, आप में पूरी ताकत है, आप यंग है, पूरी काबिलियत है, आप मेहनत करके वैसा बन जाइए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो राजा बने। समझे, आप नहीं बन सके, लेकिन आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो राजा बने, ठीक है ना। तो ये कहना जो है ना गलत है कि राजा का बेटा है, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अभी भी हमारे सामाजिक बनावट के वजह से राजा का बेटा ही राजा बनता है। लिखिए अब, सदन में विपक्ष का नेता, लिखिए बाबू। अगर किसी पार्टी को, अगर किसी पार्टी को, अगर किसी पार्टी को अगर किसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में कुल सीट का कुल सीट का 10% सीट, कुल सीट का 10% सीट, कुल सीट का 10% सीट प्राप्त होता है कुल सीट का 10% सीट प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है तो उस पार्टी को
उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है तथा उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है तथा उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है तथा उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। अब यहां पर बाबू एक चीज जानते हैं, सुनिए सुनिए ना, विपक्ष के नेता को जो शक्ति प्राप्त होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान प्राप्त होता है। विपक्ष के नेता को जो शक्ति प्राप्त होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान शक्ति प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान में अमित शाह कैबिनेट मंत्री हैं, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। जो शक्ति, जितना शक्ति अमित शाह को प्राप्त है उतना राहुल गांधी को प्राप्त है। जितना शक्ति अमित शाह को प्राप्त है, अमित शाह कैबिनेट मंत्री है, उतना ही शक्ति जो है आपको राहुल गांधी को प्राप्त है, उतना ही शक्ति राहुल गांधी को प्राप्त है। और विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो प्राइम मिनिस्टर विपक्ष के नेता को जो है शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर विपक्ष के नेता को, तो आप राहुल गांधी को शैडो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। भले वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, लेकिन शैडो प्राइम मिनिस्टर जो है आप राहुल गांधी को कह सकते हैं। इस प्रकार की पद्धति ब्रिटेन में प्रचलन में है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ही अपनाया है। लेकिन आप ये जो कहिएगा पूरा संसदीय शासन प्रणाली एज इट इज ब्रिटेन से भारत में लागू कर दिया गया है, नहीं, उसमें बहुत कुछ संशोधन किया गया है, बहुत कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है ना? तो नीचे से बाबू लिखिएगा, अगर कोई पार्टी, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में कम से कम 55 सीट जीतती है, तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जीतती है तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, अब मान लिया जाए, यहां सुनिए एक बात। अब मान लिया जाए कि राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में 6 गो है, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, फिर आपको आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीआई। अब एक बात समझिए, मान लिया जाए कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में 65 गो सीट जीती, बहुजन समाजवादी पार्टी 60 गो सीट जीती,
आम आदमी पार्टी 70 गो सीट जीती लोकसभा चुनाव में। तो एगो 60, एगो 65, एगो 70 जीत रहा है। तो तीनों पार्टी 55 सीट से ज्यादा ही जीत रहा है। तो फिर इस स्थिति में उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा सीट होगा, जिसके पास ज्यादा सीट होगा। अब ज्यादा सीट 70 सीट आम आदमी पार्टी के पास है, तो आम आदमी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। बात समझे? मतलब हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी दल को विपक्षी दल का दर्जा तब दिया जाता है जब वह लोकसभा के चुनाव में कम से कम 55 सीट जीतता है। अब मान लिया जाए कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, कोई पार्टी सी है। ए 60 गो सीट जीता, बी 65 गो सीट जीता, सी 70 गो सीट जीता। तो 55 वाला कम से कम 55 वाला कंडीशन को तो तीनों पार्टी मान रहा है, तीनों पार्टी जो है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इस स्थिति में विपक्षी पार्टी का दर्जा किसे दिया जाएगा? सी को। किसे दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा। बात समझे? तो नीचे से लिखिएगा, अगर एक से अधिक अगर एक से अधिक राजनीतिक पार्टी को अगर एक से अधिक राजनीतिक पार्टी को पचपन से ज्यादा सीट प्राप्त होता है, अगर एक से अधिक राजनीतिक पार्टी को 55 से ज्यादा सीट प्राप्त होता है, तो उस पार्टी को तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है जिसने सबसे अधिक सीट जीता हो, जिसने सबसे अधिक सीट जीता हो, जिसने सबसे अधिक सीट जीता हो। जिसने सबसे अधिक सीट जीता हो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता 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 राहुल गांधी हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं, फुल स्टॉप। वहीं
हाँ हाँ, उसी उसी में बाबू कंटिन्यू लिखा है। वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, लिखना पड़ेगा बाबू। वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, राम सुभग, हे भगवान। वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह, वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह बने हैं, राम सुभग सिंह बने हैं, फुल स्टॉप, बने हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू। नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं, कुछ समझिए अब। सदन में भाषा, सदन में कौन भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। हेडिंग मारिएगा, सदन में भाषा, छोटा छोटा है, देखने रहे कितना कम कम है, ठीक है। सदन में भाषा, आगे कल जो पढ़ाएंगे वो बहुत समझने वाला होगा, इस सब में तो बहुत ज्यादा समझने वाला थोड़े है, लेकिन कल जो पढ़ाएंगे वो बहुत कंसेप्चुअल है। कल बजट सब के बारे में बताएंगे, बजट हो गया, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, अनुपूरक बजट, लोक लेखा निधि, संचित निधि, ये सब चीज बहुत समझने वाला है, ठीक है। कल के क्लास को आप लोग बाबू मिस मत कीजिएगा, कल पूरा समझदारी वाली क्लास है, ठीक है, और पूरा कंसेप्चुअल क्लास है कल का, ठीक है। फिर परसों जो है, लगता है कल वाला टॉपिक कल परसों 2 दिन चलेगा, फिर उसके आगे संसदीय समिति, उसमें बहुत समझने वाला न है, उसको आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन कल परसों 2 दिन बहुत समझने वाला टॉपिक है, समझे ना। तो सदन में भाषा, सदन में भाषा, सदन में भाषा, समझिएगा बात को बाबू, समझिए हीरो सब, समझिए समझिए। सदन में कौन भाषा का प्रयोग किया जाए, कौन भाषा का प्रयोग किया जाए सदन में, सदन में कौन भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 देता है। अनुच्छेद 120, सदन में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर जानकारी अगर देखा जाए तो इसको लेकर जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 देता है। अनुच्छेद 120 देता है, सदन में किस भाषा का प्रयोग किया जाए इसको लेकर जानकारी हमें अनुच्छेद 120 देता है। अनुच्छेद 120 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 120 कहता है कि सदन में या तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 120 क्या कहता है उसको आप समझिएगा। अनुच्छेद 120 कहता है कि सदन में या तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 120 ही कहता है, परंतु यह भी प्रावधान किया गया है सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए रवि किशन है, रवि किशन भोजपुरी सुपरस्टार में गिनती होता है, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ, हाँ, ये सब जो है भोजपुरी सुपरस्टार में गिनती होता है। सुनिए अब आप देखिए बाबू, है सुनिए ना। अब मान लिया जाए रवि किशन का मन है, रवि किशन लोकसभा के सदस्य है गोरखपुर से, जानते कि नहीं जानते हैं? रवि किशन गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य,
सदस्य हैं। तो रवि किशन का मन हुआ लोकसभा में कि हम भोजपुरी में बोले, तो रवि किशन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से अनुमति लेंगे। रवि किशन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से अनुमति लेंगे और रवि किशन अध्यक्ष से अनुमति लेकर के भोजपुरी भाषा में भी लोकसभा में बोल सकते हैं। आप कभी कभार सुनते होंगे रवि किशन को भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हुए जो है लोकसभा में, सदन में, तो आप कर सकते हैं। अध्यक्ष से अनुमति लेकर के जो है आप कर सकते हैं, अध्यक्ष से अनुमति लेकर के आप कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। समझ गए ना? तो नीचे से लिखिएगा आप। सदन में भाषा डैश देकर लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 कहता है कि सदन में हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी प्रावधान किया गया है कि लेकिन यह भी प्रावधान किया गया है कि सदस्य सदन के सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेकर सदन के सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी सदन में कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी सदन में कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी सदन में कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी सदन में कर सकते हैं।
अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी सदन में कर सकते हैं। फुल स्टॉप। चलिए, अब जितना समझाए हैं लिखाए हैं बाबू पढ़िए तो। पढ़िए। पढ़ लिए बाबू लोग। आइए याद करते हैं हीरो सब। वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से लोकसभा या राज्यसभा में काम की शुरुआत हो जाती है उसे क्या कहते? गणपूर्ति या कोरम। वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से लोकसभा या राज्यसभा में काम की शुरुआत हो जाती है उसे क्या कहते? गणपूर्ति या। संसद के सदनों के गणपूर्ति या कोरम को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद। संसद के सदनों का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना भाग या कितना परसेंट होता है? 1/10 भाग या। संसद के सदनों का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना भाग या कितना परसेंट होता है? 1/10 भाग या। लोकसभा का कोरम कितना सदस्य? कितना? राज्यसभा का कोरम। राज्यसभा का कोरम। अच्छा, किसी भी पार्टी को लोकसभा के कुल सीट का कितना प्रतिशत मिलेगा तो उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा? है 10% या 1/। अगर किसी पार्टी को 10%, अगर किसी एक से अधिक पार्टी को 10% से अधिक सीट मिलता है तो उस कंडीशन में किस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाए? जिसके पास ज्यादा सीट हो। जिसके पास। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके समान दर्जा प्राप्त? आए? आए? कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गलत लिखी है। हर्षुकार दुर्घिकार जो है गलत लिखे राहुल गांधी। वही लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता। सदन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 120 क्या कहता है? सदन में कौन भाषा का प्रयोग होना चाहिए? हिंदी या। लेकिन क्या सदन के सदस्य अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते? किसकी अनुमति से? सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से। सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से। आप लोग निकलने लगते, अभी हम और पढ़ा दें। पढ़िए तो और लिखिए। पढ़िए और। ऊपर से भी बहुत कोई निकल गया, लगभग 50% विद्यार्थी ऊपर से निकल गया। लिखिए बजट। नमक बकाने लगता है। लिखिए बजट। बजट मतलब कोई अनुशासन नहीं। बताइए, जबकि होना क्या चाहिए जानते हैं? आज के डेट में जो है विद्यार्थी का शैक्षणिक पतन भी हो गया है। नैतिक पतन तो हो ही गया है, नैतिक पतन के साथ साथ शैक्षणिक पतन भी हो गया है। अब नैतिक पतन देखिए कैसे हुआ है। जैसे हम लोग भी पढ़े हैं, किसी स्कूल में पढ़े होंगे हम भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं। तो आपको टीचर के निकलने के बाद हम लोग निकलते थे, जबकि यहां पर है कि
मतलब टीचर निकला नहीं, टीचर क्लासे में अपना याद करवा रहा, आगे पढ़ाएगा, निकलना शुरू। वाह, इसको क्या कहा जाए? इसको नैतिक पतन कहा जाए, इसको नैतिक पतन, इसको नैतिक पतन कहा जाए। शैक्षणिक पतन तो ये हुआ कि पढ़ा दिए, समझा दिए, याद करवा दिए, पूछे तो जवाब नहीं दे रहे हैं, ये शैक्षणिक पतन हुआ। तो होता तो वही है, हम समझा देते हैं, लिखा देते हैं, याद करवा देते हैं, अगले दिन या कुछ दिन के बाद पूछते हैं तो फिर देखते हैं आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार से शैक्षणिक पतन है वो, समझे? तो बजट समझिए, के रो रही है जी? रो के रही है लड़की? बाप रे, ये सब मुंह बनाती है, मुंह बनाने के साथ रो नहीं हो सीख लिया तू लोग। बजट सुनिए, बजट शब्द को सिर्फ समझा देते हैं, सिर्फ इसको समझिए, बजट क्या है? बजट, क्या बोल रही है? क्या? ना, आप लोग टॉफी खाने के लायक ना है? क्या? हाँ, तो आप लोग भी स्टूडेंट है ना, कल के डेट में आप लोग भी तो जा करके कीजिएगा। सुनिए, सुनिए, देखिए बजट, बजट क्या है समझिएगा। देखिए जैसे आप हैं, आप पटना से बाहर रह रहे हैं, आपका भी एक बजट है। आपका बजट क्या है? एक माह में जो आप रुपया पैसा घर से लेते हैं और खर्च करते हैं। आप घर से पैसा लेते हैं ना, घर से रुपया पैसा लेते हैं और उसको खर्च करते हैं। तो घर से आया, खर्च हुआ, एक माह में आप घर से जितना पैसा लिए वो खर्च हुआ, वही तो बजट है। और बजट है क्या? उसी प्रकार एक परिवार का बजट होता है। एक परिवार का बजट क्या होता है? एक परिवार का बजट होता है कि परिवार में कमाने वाले सदस्यों ने एक माह में कितना कमाया। परिवार में कमाने वाले सदस्यों ने एक माह में कितना कमाया। और सिर्फ कमाई तो होता नहीं है, कमाई के साथ साथ खर्च भी होता है। तो किसी भी परिवार का एक माह में कमाई और उसका खर्च का लेखा जोखा, मतलब कितना कमाई हुआ है उसका जो है एक लेखा जोखा, कितना खर्च हुआ है उसका एक लेखा जोखा, ये उस परिवार का बजट हो गया। जैसे आप ही लोग पार्टनरशिप में रहते होंगे, हमको भी एक बार इस प्रकार का पार्टनर मिला है 11th-12th के दौरान, आप लोग को भी मिलता होगा। हम हिसाब किताब में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब आप पार्टनर के साथ रहेंगे, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगा तो फिर पार्टनरशिप में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो पार्टनरशिप में भी बहुत दिक्कत है। तो देखिए बाबू, तो मतलब आप देखते होंगे कि अगर आप पार्टनर के साथ रहते हैं तो वो कौन सामान लाया है वो लिखेगा, आप कौन सामान लाए हैं आप लिखिएगा, कि हम आधा किलो तेल लाए, हम एक दिन 1 किलो मुर्गा लाए, हम एक दिन 2 किलो आलू लाए, 1 किलो प्याज लाए, ये सब लिखता है। फिर आप दूसरा पार्टनर है, आप भी लिखते हैं। फिर माह के अंतिम में जाकर के जो हिसाब होता है कि हम 1500 का सामान लाए, तुम 1200 का लाया है, अब 300 रुपया का सामान पहले तुम और लाओ, तब हम लाएंगे। ऐसा हिसाब किताब पार्टनरशिप में होता है ना, होता है। एक बार हम भी मतलब इस टाइप के लोग के साथ रहे थे, लेकिन उसके साथ हम एक माह ही टिक सके। ठीक है, हमको ये हिसाब किताब में विश्वास न है, हमको जितना पैसा हम खर्च कर देते हैं, तुमको जितना है तुम खर्च करो, बात खत्म। ठीक है, रुपया पैसा जो भी है
तुम खर्च करो, मतलब ये है अब नमक तेल में जो 2 4 5 रुपया के लिए सोचेगा आदमी, बताइए। ठीक है, हमसे बिट्टू सर जो है इधर पूछ रहे थे कि बिट्टू सर मतलब जोड़े थे कि उनको जो है एक मंथ में जो भी खर्च होता है XYZ छोड़ दीजिए, वो अपना जोड़े थे, वो अपना कैलकुलेशन किए थे, तो हमसे पूछ रहे थे आपको सर एक माह में कितना खर्च होता है। हम बोले हम आज तक स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक कभी सोच भी नहीं किए कितना खर्च होता है, जो है खर्च हो जाता, नहीं है नहीं है तो नमक रोटी घी खा के रहेंगे, है तो मतलब बढ़िया चीज खाएंगे, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सुनिए, इसके बाद उसी प्रकार का देश है। देश देश का जो बजट होता है वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ। तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार के 1 वर्ष के आय और व्यय, यानी आमदनी और खर्च, आय और व्यय, आय यानी आमदनी कितना आया, व्यय यानी कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। तो सरकार का एक वित्तीय वर्ष में कुल आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। यानी एक वित्तीय वर्ष में, और भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को, और भारत का वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को, 31 मार्च को, 31 मार्च को। जैसे अभी सेशन चल रहा है 2025-26, 2025-26 का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये जो एक वित्तीय वर्ष है, 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष में भारत सरकार को कितना आमदनी हुआ है, भारत सरकार का कितना खर्च हुआ है, यही तो बजट है, यही बजट है। और केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आपको जहां तक बजट का सवाल है, बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। और सामान्य तौर पर बजट जो पेश किया जाता है, एक तो बजट सदन में रखा जाता है, बजट सदन में रखवाया जाता है, बजट सदन में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है, बजट सदन में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। और बजट भी एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। इसी वजह से बजट को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो बजट को संसद के सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है, लेकिन बजट को पेश किया जाता है सामान्य तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। बात समझे बाबू? तो लिखिए, डैश देकर लिखिए। किसी भी सरकार के, अब यही करना ही होगा, अब हम यही करेंगे, जैसे देखेंगे ऊपर से उतरना शुरू हुआ वैसे कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, अब यही करेंगे हम। ठीक है, किसी भी सरकार, किसी भी मुंह, ये सब लड़की सब मुंह कैसन बनाती हो बाप, इतना नहीं घुसाना है, 1 2 लाइन लिख लेना है। लिखिए लिखिए, किसी भी सरकार के, कल क्लास नहीं लिए थे ये नहीं याद है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए तो क्या हो गया है? किसी भी सरकार के, किसी भी सरकार के
एक वर्ष के, अरे लिखो ना यार, लिखिए लिखिए, हम आप ही को बोल रहे हैं, लिखिए, मुंह मेरा मत देखिए। किसी भी सरकार के एक वर्ष के, मतलब तभी मुंह बना के हम ही को देख रहे, मतलब गुस्सा वाला मुंह बना करके। किसी भी सरकार के एक वर्ष के, तुम्हारा ओरिजिनल सोना का चैन है जी? है ना? है तब ठीक है, ये मुसल्लपुर हाट है, गलो मरोड़ देगा। ओरिजिनल सोना का कुछ नहीं पहनना मुसल्लपुर हाट में, नहीं तो गला मरोड़ देगा, कान छील देगा। लिखिए, किसी भी सरकार के एक वर्ष के, एक वर्ष के, एक वर्ष के, सॉरी, एक वर्ष की जगह एक वित्तीय वर्ष लिखिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा। किसी भी सरकार के एक वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आय व्यय, आय व्यय के लेखा जोखा को, आय व्यय के लेखा जोखा को, आय व्यय के लेखा जोखा को, आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट उसी में कैसे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज लिखा रहे हैं, इतनो कॉमन सेंस ना है। तब ना बोलते हैं तुम लोग का शैक्षणिक पतन हो गया है, कॉमनो सेंस ना है। बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बजट को संसद के समक्ष, बजट को संसद के समक्ष, बजट को संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा, बजट को संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। वहीं वहीं सामान्य तौर पर बजट पेश, वही सामान्य तौर पर बजट पेश, वही सामान्य तौर पर बजट पेश, बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। वही सामान्य तौर पर बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। वही सामान्य तौर पर बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए, बस लास्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, बजट बजट
एक प्रकार का धन विधेयक है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। इसे इसलिए इसलिए इसे सर्वप्रथम इसलिए इसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम इसलिए इसे सर्वप्रथम इसलिए इसे सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। इसलिए इसे सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। इसलिए इसे सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए, है सुनिए, किसी भी सरकार के एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? अच्छा, एक बात बताइएगा, बजट संसद के समक्ष रखवाता कौन? राष्ट्रपति। कौन रखवाता है? बजट। बजट एक प्रकार का धन विधेयक, इसलिए इसे सर्वप्रथम कहां रखा जाता है? बजट कौन भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कल। धन्यवाद सभी लोगों का। पहले लड़की लोग को निकलने दीजिए, रात है। फिर लड़का लोग निकलिएगा। लड़की लोग निकल जाइए तो बाबू।